हेलो एवरीवन, हाय, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सारे लोग? एक बारी बता दीजिए। जनता स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है और पढ़ाई में व्यस्त है? एक बारी बता दीजिए, क्या आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? फटाफट से जुड़ जाओ भाई, फटाफट से जुड़ जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपन। बहुत अमेजिंग अमेजिंग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, है ना? आवाज़ आ रही है? एक बारी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बस बता दीजिए। एक बारी बता दीजिए भाई सारे लोग। हाँ जी दोस्त, सर बताएं। केमिस्ट्री को क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें। वेरिएशन बाय एग्जामिनर आस्क्ड टू लर्न थ्योरी क्विक। ओके ओके ओके। हाय, गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सारे लोग? बच्चे आप लोग बढ़िया है बेटा? बढ़िया है भाइयों? बढ़िया है आप लोग? चलिए स्टार्ट करें अपन। हाँ जी दोस्त, स्टार्ट करें। हेलो 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 हेलो। ठीक है, चलिए। आपसे इनऑर्गेनिक पढ़ के मजा आ जाता है। आज और मजा आएगा बच्चों, आज और मजा आएगा। ओके, कम ऑन। सॉरी फॉर द डिले, बट अब मैं रेगुलर रहूंगा, है ना? थोड़ा सा मेरे हाथ में थिन हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मैं मतलब लेट हो गया। बट एनीवे, आर वी रेडी? वॉइस आ रही है? चलिए चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट टर्न पे। चलिए एक बारी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उससे पहले मैं थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी सेट कर लेता हूं कि लास्ट टर्न पे मैंने अपने एफ आई क्यूज पार्ट 2 के अंदर क्या आखिर बातें की थी, है ना? तो यहां पे देखो, यहां पे हाँ जी, एक मिनट बस। दोस्त, आप लोगों से छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि हमने जो लास्ट टर्न पे कर रखा था, देखो हमने पूरा पीरियोडिक टेबल का एफ आई क्यूज कर लिया है। पीरियोडिक टेबल, ठीक है? पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल का एफ आई क्यूज डन हो चुका है, ठीक है? दूसरा था केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था। केमिकल बॉन्डिंग चूंकि थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको दो पार्ट में मैंने तोड़ दिया है। दो पार्ट में किस में तोड़ा था? मैंने कहा था एक सेक्शन हो गया अपना कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का, कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड का सेक्शन हो गया। और एक सेक्शन हो गया सर एमओटी का और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये वाला सेक्शन हो गया, है ना? तो ये वाला सेक्शन अपना एफ आई क्यूज पार्ट 2 में हो गया है। ये है अपना एफ आई क्यूज पार्ट 3, एफ आई क्यूज पार्ट 3 है ना? एफ आई क्यूज पार्ट 3 है। परसों मैं कोशिश करूंगा कि मैं लेके आऊं तीसरा जो एफ आई क्यूज पार्ट 4 आए, वो एफ आई क्यूज पार्ट 4 के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस प्लस 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 डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक आपका कवर करा दिया जाए। सॉल्ट एनालिसिस एंड डी एंड एफ ब्लॉक कवर करा दिया जाए। ये मेरी कोशिश रहेगी कि सॉल्ट एनालिसिस डी एंड एफ ब्लॉक या सॉल्ट एनालिसिस पी ब्लॉक कवर करा दिया जाए, है ना? ये एफ आई क्यूज पार्ट 4 के अंदर कब आएगा मैं बता देता हूं आपको। आज है आपका क्या? आज आपका डेट है 8 अप्रैल, 9 अप्रैल है ना? तो कल नहीं होगा क्योंकि कल मेरी एक अलग क्लास होती है। परसों 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को मैं ये वाला सेशन लेके आऊंगा। 11 अप्रैल को ये वाला सेशन लेके आऊंगा, है ना? चलिए दोस्त, अभी स्टार्ट करते हैं हम एमओटी और एच बॉन्ड से, जहां से श्योर शॉट है, श्योर शॉट है भाई कि इस साल सवाल आना ही आना है। 110% मान के चलो, सवाल आएगा ही आएगा। अब ढंग से सुनो, मैं तुमको वो बात बताऊंगा जो एनसीईआरटी में तुमने पढ़ी है और तुमने मिस किया है, तुमको नहीं पता है। आज तुमको खुद को रियलाइज हो जाएगा कि सर मेरे को वो बातें बता रहे हैं जहां पे मैं फंसता हूं हमेशा। तो फंसोगे नहीं, लेक्चर को देखो, मजा आ जाएगा, तुमको कहोगे सर आत्मा की तृप्ति मिली। आइए शुरुआत करते हैं।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में मैं थोड़ा सा तुम्हें समझा देता हूं, पहले सुन लो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का मतलब होता है, पहली चीज तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जब बात आती है तो कितनी बातें बच्चों को पता होनी चाहिए। पहली चीज, ये किसके लिए वैलिड है? डैम के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है बेटा? डैम के लिए वैलिड है, ठीक है। सर बताएं, केमिस्ट्री को क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करें, वेरिएशन बाय एग्जामिनर आस्क्ड टू लर्न थ्योरी क्विक। समस्या सर कॉन्सेप्ट हेल्प होगा, वही तो कर रहे हैं भाई, ठीक है। इधर आओ, क्या लिखे जा रहे हो? इधर देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल पहली चीज किसके लिए वैलिड है? डैम के लिए, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में सबसे ज्यादा चांस किसके हैं? O2 के। उसके बाद किसके चांस हैं? C2 के, N2 के। उसके बाद चांस है B2 के। उसके बाद चांस है C2 के, और उसके बाद चांस है He2 के। एंड देयर आयन, एंड आयंस, ठीक है। इसके साथ आयंस के पूछे जाने के चांसेस हैं, O2, N2, B2, C2, He2, ठीक है। और साथ में आयंस, जो इनके आयंस होते हैं। आयंस का मतलब क्या हुआ? आयंस का मतलब हो गया O2 प्लस, आयंस का मतलब हो गया O2 प्लस 2, आयंस का मतलब हो गया O2 माइनस, आयन का मतलब हो गया O2 माइनस 2, ठीक है। आयन का मतलब हो गया N2 प्लस, आयन का मतलब हो गया N2 प्लस 2, आयन का मतलब हो गया N2 माइनस, आयन का मतलब हो गया N2 माइनस 2, है ना। आयन का मतलब ये हो गया, आयन का मतलब हो गया C2 माइनस 2 हो गया, ठीक है। याद रखिएगा यहां पे H2, अब H2 के रेस्पेक्ट में मैं बोलूं तो H2 प्लस दे सकता है, H2 माइनस दे सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, Li2, Li2 के रेस्पेक्ट में मैं आपको इसका आयन बोलूं तो Li2 प्लस एंड Li2 माइनस, है ना। तो इनमें से ही कोई सवाल जब बनेगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का, तो इन्हीं में से कोई ना कोई एक सवाल बनेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ठीक है सर, होमो डाई एटॉमिक या हेट्रो डाई एटॉमिक? तो आंसर इज व्हाट? होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक। होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए किसके लिए वैलिड है? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए वैलिड है बच्चों? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये थ्योरी वैलिड है, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये थ्योरी वैलिड है, ठीक है। अब सुनना जरा गौर से, अब सुनना। हाँ, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये थ्योरी वैलिड है, ठीक है। मॉलिक्यूल 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 के लिए ये थ्योरी वैलिड है। कितने इलेक्ट्रॉन तक वैलिड है? वैलिड अप टू, वैलिड अप टू, वैलिड अप टू, वैलिड अप टू, वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितने के लिए? वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जिसमें अगर मैं बात करूं 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या है? नियॉन तक की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नियॉन तक की। किसकी बात करते हैं? नियॉन, ठीक है। अब इसके बाद चौथी बात जो है, ये मैनली गिवन टू प्रूव, मैनली गिवन टू प्रूव, मैनली गिवन टू प्रूव। क्यों आई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एग्जिस्टेंस के अंदर? तो मैनली गिवन टू प्रूव, देखो इन्हीं चारों में से पहला कोई सवाल बनेगा, ये मान के चलना है, ये मान के चलना है। MOT का सवाल बनता है तो इन्हीं चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो आपकी मदद कर देगा आंसर को टिक करने में। तो सुनिए जरा गौर से, अगर हम बात करें तो यहां पे ढंग से सुनना, मैनली गिवन टू प्रूव, मैनली गिवन टू प्रूव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 किसको प्रूफ करने के लिए इस थ्योरी का निर्माण करना पड़ा? तो मैनली गिवन टू प्रूव पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। एक्चुअल में O2 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उससे हम पहचानते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ये बात कौन बताता है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है, ठीक है। एक लिख रहा है सर मेरे फेज में टेस्ट नहीं ओपन हो रहा है। बेटा तुम्हारा नहीं ओपन हो रहा है तो हम अब उसके लिए मैं क्या करूं? प्लीज यहाँ पे डिस्टर्ब मत कीजिए, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है चले जाइए यार, एग्जाम बहुत करीब है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा ये, ठीक है। मैं कोई और काम कर रहा हूं, आप समझो। FIQs के अंदर मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जिससे तुम्हारा भला हो जाए, और तुम क्या किए जा रहे हो यार? अगर नहीं अपना भला करवाना है तो दूसरे का कम से कम बुरा तो मत करवाओ। और एक ये स्पैम किए जा रहा है, बेटा मत कर यार स्पैम, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैनली गिवन टू प्रूव व्हाट? पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। ये चार बातें जिस बच्चे के दिमाग में, उसका सवाल गलत नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? जो अगर हम बात करें पहली चीज कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है, DAM यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है। दूसरी बात, वैलिड अप टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तीसरी बात, चौथी बात, मैनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। समझ रहे हो मेरी बात को? मैनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2। कमिंग टू द पॉइंट अगेन, कमिंग टू द पॉइंट अगेन, ये तो चारों पॉइंट MOT के हो गए। अब सुनना जरा गौर से अगली बात जो मैं बताता हूं।
एक होता है अप टू एन टू, अप टू एन टू, अप टू एन टू की अगर हम बात करते हैं अप टू एन टू, और एक होता है बियॉन्ड एन टू, कुछ बियॉन्ड एन टू, बियॉन्ड एन टू। बियॉन्ड एन टू का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कुछ लोग समझ लेते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन तक और 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, नहीं भाई मैं क्या कह रहा हूं, अप टू एन टू का मतलब क्या होता है कि अभी जो मैं बात बताऊंगा ये किसके लिए वैलिड होगा, ये बी टू के लिए वैलिड होगा, ये सी टू के लिए वैलिड होगा, ये एल आई टू के लिए वैलिड होगा, ये आपका अगर हम बात करें He2 के लिए वैलिड होगा, H2 प्लस के लिए वैलिड होगा, H2 के लिए वैलिड होगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं अप टू N2 कहने का मतलब क्या है कि ये वैलिड होगा किसके लिए, N2 प्लस के लिए, ये वैलिड होगा किसके लिए, N2 माइनस के लिए, ये वैलिड होगा किसके लिए, N2 प्लस 2 के लिए, ये वैलिड होगा किसके लिए, N2 माइनस 2 के लिए। अब ये मत सोच लेना 14 इलेक्ट्रॉन, काफी बच्चे सोच लेते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, नहीं बेटा 14 इलेक्ट्रॉन तो O2 प्लस 2 में भी आ सकता है, तो क्या उसके अंदर ये सीक्वेंस लगेगा, तो आंसर इज बिग नो, नहीं कभी ऐसा नहीं होगा। यहां पे सुनो एक और बात सुनो, ये वाला जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा बियॉन्ड N2 का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड N2 का मतलब O2, बियॉन्ड N2 का मतलब O2 प्लस, बियॉन्ड N2 का मतलब O2 प्लस 2, बियॉन्ड N2 का मतलब O2 माइनस, बियॉन्ड N2 का मतलब O2 माइनस 2, ठीक है समझ रहे हो। बियॉन्ड N2 का मतलब F2 के लिए, बियॉन्ड N2 का मतलब Ne2 के लिए, समझ रहे हो मेरी बात को। अब सुनना जरा गौर से, जब आप MOT पढ़ते हैं तो MOT में क्या पढ़ते हैं मैं आपको बताता हूं। MOT कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, समझना, मान लो बेटा ये देखो ये डायग्राम दिया भी गया है, ये मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं, सो बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एक की एनर्जी बढ़ती है दूसरे की एनर्जी घटती है, एक की एनर्जी बढ़ती है दूसरे की एनर्जी घटती है। जब जिसकी एनर्जी बढ़ी उससे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने जन्म लिया और जिसकी घटी उससे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने जन्म लिया। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म लेते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो एक एटम ए है बेटा, एक एटम ए है, एक एटम ए है और मान लो एक एटम बी है। आपको पता है डी ब्रॉगली क्या बोल के मरा था कि इलेक्ट्रॉन दोगला होता है। इलेक्ट्रॉन दोगला का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है। किस फॉर्म में घूमता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में घूमता है। अगर मान लो इन दोनों एटम को मैं कंबाइन कराऊं, इन दोनों एटम को कंबाइन कराऊं, तो एटम जब कंबाइन होंगे तो क्या मिलेंगे सर, सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है, सर सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वेव कंबाइन करेंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वेव दो तरीके से कंबाइन कर सकती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, समझना। ये जब दो एटम, एटम ए और एटम बी, मान लो इसके इलेक्ट्रॉन इस वेव का वेव फंक्शन है, इसको मैंने कहा साई, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, साई, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई। कैसे पढ़ते हैं, साई, क्या पढ़ते हैं, साई। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, साई ए, क्या लिखूंगा, साई ए, है ना। अगर मैं बात करूं ये क्या है, तो ये है इसका, इस इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ वेव फंक्शन होगा। हाँ क्या नाम दोगे, साई बी, साई ए और साई बी, साई ए और साई बी, ये दो वेव फंक्शन है ना। तो सुनना जरा गौर से, वही लिखा है साई ए और साई बी। जब ये कंबाइन करेंगे, जब ये कंबाइन करेंगे, तो अगर साई ए प्लस साई बी हुआ, साई ए प्लस साई बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों वेव जो है, एटम ए की भी वेव ऐसे चल रही है, एटम बी की भी वेव ऐसे चल रही है। समझने की कोशिश करना बच्चा, एटम ए की भी वेव ऐसे चल रही है और एटम बी की भी वेव ऐसे चल रही है ना। ये एटम ए की वेव है और ये एटम बी की वेव है, लेट सपोज, ठीक है। ऐसे सोचो तो क्या होगा, जब ये कंबाइन करेंगे तो इस दूरी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। क्या बोला जाता है, एम्पलीट्यूड। तो तू सोच के बता, अगर ये दोनों सेम फेज में है, सेम फेज कहने का मतलब क्या हुआ, सेम फेज कहने का मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। अगर इस तरीके से ये वेव मिल रही है तो ऑब्वियस है, मुझे एक चीज सोच के बताना कि जब ये वेव कंबाइन करेगी तो क्या ये एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये मुझे बताओ। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। इस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कंस्ट्रक्टिव। ये क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव। या फिर हम इसे ही बोलते हैं पॉजिटिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। बोले तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस वेव का वेव फंक्शन कितना था, साई ए, इस वेव का वेव फंक्शन कितना था, साई बी। तो एक बात बताओ, साई ए और साई बी के बीच में अगर पॉजिटिव इंटरफेरेंस है तो कैसा साइन लगेगा, सर पॉजिटिव साइन लगेगा। लेट सपोज बेटा, अगर मैं यहां नेगेटिव लगा दूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब नेगेटिव इंटरफेरेंस, जिसे अपन और क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सुनना,
अगर मान लो ये दोनों वेव सेम फेज में है तब तो इक्वेशन बनेगी साई ए प्लस साई बी। लेट सपोज मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे छोटी सी बात कही, मैंने कहा मान लो अगली वेव है, एक वेव ऐसे चल रही है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एटम ए की वेव है, और मैंने कहा ये एटम बी की वेव ऐसे है, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये एटम बी की। तो आप मुझे बताइए इसका वेव फंक्शन साई ए, इसका वेव फंक्शन साई बी, है ना। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये अपोजिट फेज में नहीं दिख रहे हैं? तो आंसर है यस सर, ये अपोजिट फेज में दिख रहे हैं। अगर मेरे भाई ये अपोजिट फेज में दिख रहे हैं, अगर आपको ये किस में दिख रहे हैं? अपोजिट फेज में, इट मींस ये क्या है? तो ये है मेरे भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो साई ए माइनस साई बी। और समझना अब मेरी बात को, इंटरफेरेंस दो तरह का, एक कंस्ट्रक्टिव था एक डिस्ट्रक्टिव था। जो डिस्ट्रक्टिव होता है उससे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जो कंस्ट्रक्टिव होता है इससे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है भाइयों, इससे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। यहां पे अगर हम बात करें, इससे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, बस फर्क ये होता है कि इससे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन नाम दे देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या नाम दे देते हैं? बॉन्डिंग। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव से, तो डिस्ट्रक्टिव से जो बनता है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। यानी इंटरफेरेंस कितने तरह के? दो तरह के। साई ए प्लस साई बी दिया, इसका मतलब कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब बीएमओ बनेगा। अगर साई ए माइनस साई बी दिया, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव, बोले तो नेगेटिव इंटरफेरेंस, ठीक है। नेगेटिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या हो गया? कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा प्यारे बच्चों? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जन्म लेता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देख एग्जामिनर का पहला दिमाग किस सवाल पे जाएगा? एग्जामिनर का पहला दिमाग जो जाएगा, जो तेरे से वो सवाल पूछेगा, वो पहला सवाल यही है। पहला सवाल ये है कि मेरे भाई आपके सामने कितने तरह के ऑर्बिटल देखने को मिले? तो तुम कहना ऑर्बिटल तीन तरह के। एक कौन सा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। एक कौन सा है मेरे भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल। एक कौन सा है? एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो तरह के ये ऑर्बिटल तुम डायरेक्टली जानते हो, एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बोले तो बीएमओ। और एक कौन सा होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो अगर हम बात करें एक कौन सा होता है? एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो सुनना यहां पे, अगर मैं तुमसे बोलूं एटॉमिक ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एग्जामिनर का पहला दिमाग सवाल पे किस पे जाएगा? पहला सवाल ये है कि मुझे एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 1, इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को देखो। सबसे नीचे मान लो मैंने कहा एनर्जी का लेवल ये है, ये देखो यहां पे ये पहला सवाल छिपा है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ये देखो मेरे भाई ये पहला सवाल है, यही पहला सवाल है, मैं आपको बता देता हूं। इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर, इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी है? बोलो जल्दी। साई ए प्लस साई बी। क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन से इंटरफेरेंस से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बना है, ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद किसकी एनर्जी है? एटॉमिक ऑर्बिटल की। उससे भी ज्यादा एनर्जी किसकी है? एंटी बॉन्डिंग। तो याद रखना एग्जामिनर का पहला दिमाग इस पोर्शन से सवाल बनाएगा, वो इंक्रीजिंग एनर्जी से। तो इंक्रीजिंग एनर्जी से आपसे सवाल क्या क्या पूछेगा वो सुनना। पूछेगा एनर्जी ऑर्डर, मुझे बता दीजिए। क्या बता दीजिए? एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी ऑर्डर में सबसे तगड़े नंबर पे कौन आएगा भाई? सबसे तगड़े नंबर पे आएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देन आएगा एटॉमिक ऑर्बिटल, देन आएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुझे पता है एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स होता है। एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स होता है। एनर्जी का रिलेशन स्टेबिलिटी के साथ इनवर्स। इसका मतलब एग्जामिनर का दूसरा सवाल स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो पूछ सकता है। किसका ऑर्डर पूछ सकता है प्यारे बच्चे? स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। तो स्टेबिलिटी बता किसकी ज्यादा होगी? तो स्टेबिलिटी सर बीएमओ की ज्यादा होगी। किससे? एओ से। और एओ से भी ज्यादा, एओ की ज्यादा होगी किससे? एबीएमओ से। तो ये देखिए दो सवाल तेरे सामने सबसे पहले बन सकते हैं प्यारे बच्चे, तो इसलिए इसको दिमाग में बिठा के रख लो, एनर्जी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। दूसरी बात बताता हूं, दूसरा सवाल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस leads to the formation of, interference leads to the formation of which molecular orbital? leads to the formation of bonding molecular orbital, question number 4, destructive interference leads to the formation of
किसका, बोलो जल्दी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बताओ इसका वेव फंक्शन कितना होता है, इसका कैसे लिखोगे? तो इसको लिखेंगे साई ए प्लस साई बी, है ना, और इसके लिए क्या लिखोगे? तो साई ए माइनस साई बी। ये हो गया वेव फंक्शन के बारे में अगर पूछा जाए तो। ये दो बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये 4 सवाल मुख्यतः मेजर्स 4 सवाल थे जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे, मुद्दे की बात पे हम आते हैं। आइए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जन्म लेते हैं। एक का नाम होता है एंटी बॉन्डिंग, एक का नाम होता है बॉन्डिंग। कह रहा है लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होती है किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये बात याद रखना, यहां पे क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा गया एनर्जी ऑर्डर में एबीएमओ की एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन किसकी है? एओ की है, देन किसकी है? बीएमओ की है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि एओ से ज्यादा एनर्जी है एबीएमओ की, यही बात तो ये ग्राफ कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की होती है। अगली लाइन क्या लिखता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एओ से क्या होती है? कम होती है एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तीसरा सवाल, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या बनता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वेव फंक्शन क्या होता है? साई ए प्लस साई बी। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एबीएमओ, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसका वेव फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे? साई ए माइनस साई बी। यानी एक पहचान पकड़ो। क्या पहचान पकड़ो भाई? कि अगर तुमको वो प्लस दिखाएगा तो बीएमओ, अगर वो तुमको माइनस दिखा दे तो एबीएमओ। और इसका सबसे बड़ा सवाल वो कहां से बनाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए डायग्राम, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर ये डायग्राम है। इसने कहा 1s 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है, नेगेटिव साइन है। बोल क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग सिग्मा। 1s 1s, एस और एस से क्या बनता है? हमेशा सिग्मा बनता है। अब ये बात अगर किसी को नहीं पता है तो बेटा वो तो नोट्स में आपको लिखवाई गई होगी, डिटेल में पढ़ाया गया होगा। मैं यहां पे सिर्फ तुमको क्लिकिंग पॉइंट बता रहा हूं जो तुम्हारे एग्जाम में सवाल डायरेक्टली बन सकते हैं और तुम्हें कंफ्यूज कर सकते हैं, तुम्हें परेशान कर सकते हैं, उससे मैं बचा रहा हूं बस तुम्हें। तो सुनना, मैंने अभी तुमको बताया, ये देखो वेव फंक्शन, ये देखो ये 4 सवाल देखो। एनर्जी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ, डिस्ट्रक्टिव से एबीएमओ, कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ बना तो बीएमओ का वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी। याद रखने वाली बात, मैंने कहा ये पॉजिटिव साइन आपको याद रखना है। डिस्ट्रक्टिव से क्या बना बेटा जी? एबीएमओ बना। एबीएमओ बोले तो साई ए माइनस साई बी, यानी ये माइनस वाला साइन अगर जो बच्चा ध्यान रखता है उसका काम ऐसे ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? आजा बेटा एनसीईआरटी के ही डायग्राम में दिखाता हूं। देख 1s एस और एस से तो क्या बनता है? सिग्मा बनता है। ये सबको पता है, दुनिया को पता है। एस और एस से क्या बनता है? सिग्मा। अब देख सिग्मा में भी अगर मैं तुझसे बात करूं, माइनस साइन है, माइनस का मतलब एंटी बॉन्डिंग, माइनस का मतलब एंटी बॉन्डिंग। अगर उसने प्लस लिख दिया, प्लस का मतलब क्या हो गया? बॉन्डिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगली बात पे आ जाओ। उसने लिया 2p और 2p से वो क्या बना रहा है? वो एटॉमिक ऑर्बिटल ये रहा, एटॉमिक ऑर्बिटल ये कह रहा है 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल लेके कंबाइन कर रहा है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा। हाँ, कौन सा जन्म लेगा वो ये बताएगा। अगर माइनस है इट मींस वो क्या लेगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, उसने प्लस लिख दिया तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा। काफी बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर मान लो इसका साइन चेंज कर दिया तो। बेटा आज तक तो पेपर में करके दिया नहीं, तो अगले साल कैसे करके दे देगा या इस साल कैसे करके दे देगा? दिमाग अपना मत चलाओ, पहले एनसीईआरटी की पूरी बातों को गहराई से जानो, अपने सिलेबस को गहराई से जानो। तुम अपने सिलेबस को जान जाते हो, फिर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम दूसरी चीजों पे, फालतू चीजों पे अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि मैं तुमको एक बात बोल दे रहा हूं, अगर तुम्हारा कोर्स सिलेबस भी तुम्हारे दिमाग में है ना तो तुम्हारा नंबर नहीं कोई काट पाएगा यार। इसलिए एकदम क्लियर रहो, ये मत सोचो सर मान लो साइन चेंज कर दिया तो। बेटा ऐसे साइन टेस्ट सीरीज के अंदर चेंज किए जाते हैं, नीट पेपर के अंदर नहीं चेंज किया जाता है। नीट पेपर के अंदर पहले कोर कंटेंट पूछा जाएगा, इसलिए ध्यान रखना। अगर मान लो नेगेटिव दे एंटी बॉन्डिंग, अगर पॉजिटिव दे तो क्या हो जाएगा आपका? बॉन्डिंग, है ना। तीसरा डायग्राम एनसीईआरटी ने लिखा, एनसीईआरटी ने तीसरा डायग्राम लिखा कि पीएक्स और पीएक्स कंबाइन कर रहे हैं, है ना। पीएक्स और पीएक्स कंबाइन कर रहे हैं, ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और यहां पे ये देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो याद रखोगे, क्या बात याद रखोगे? तो मैंने आपको बोला भाइयों, मैंने आपसे बोला एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, ABMO देन AO देन BMO, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं कहता हूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा BMO देन एटॉमिक ऑर्बिटल देन ABMO होगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, BMO। BMO का वेव फंक्शन साई ए प्लस साई बी, प्लस का पहचान क्या है, BMO। अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका मतलब क्या है, वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, साई ए माइनस साई बी। माइनस किसको बताएगा, ABMO को बताएगा। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये 4 सवाल अगर तुमको क्लियर है, तुम पूरी कनेक्टिविटी को बांध लोगे, पूरे टॉपिक को अपने हाथों में कर लोगे। अब सुनो, अब मुद्दे की बात पे आते हैं, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। बेटा सुनो, अब इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि सर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो 2 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेते हैं। आओ मैं तुमको एक बात बताता हूं, ये देखो ये देखो ये देखो, ये मान लो n है और ये n के साथ कंबाइन कर रहा है। नाइट्रोजन का कन्फ्यूग्रेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। अब मैं इस कन्फ्यूग्रेशन के इलेक्ट्रॉन को हटा देता हूं। 1s में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल, ठीक है। 2s में कितने ऑर्बिटल होंगे, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा, तो p में होते हैं 3 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। अब सोचो इसके पास कितने ऑर्बिटल हैं, 3 1 4 1 5। एक नाइट्रोजन के पास 5 ऑर्बिटल, दूसरे वाले के पास 5 ऑर्बिटल, इसके पास भी 1s 2s 2p, है ना। तो 5 ऑर्बिटल जब मिलेंगे, 5 ऑर्बिटल इसके और 5 ऑर्बिटल उसके, तो क्या बनेगा, तो 10 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। कैसे कैसे, देखो 1s कंबाइन करेगा तो 2 चीजें बनेंगी। पहली क्या बनेगा, सिग्मा 1s, और एक क्या बनेगा, इसका एंटी बॉन्डिंग। एक बनेगा बॉन्डिंग और एक कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। आपको पता है साई ए प्लस साई बी मिलके, सुनना, साई ए प्लस साई बी मिलके भी एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिखाएगा। साई ए माइनस साई बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव से जो बनता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोल बेटा, स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। किससे, स्टार से। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अब देखो 2s कंबाइन करेंगे, 2s कंबाइन करेंगे, 2s कंबाइन करेंगे बेटा, 2s कंबाइन करेंगे। तो देखो यहां पे 2s कंबाइन करेंगे, तो 2s कंबाइन करने के बाद क्या बनेगा, सिग्मा 2s। क्या बनेगा, बोल बेटा, सिग्मा 2s। क्या बनेगा, सिग्मा 2s। और वहीं पे उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा, सिग्मा स्टार 2s। क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये BMO, ये ABMO, ये BMO, ये ABMO। अब बताओ P और P जब कंबाइन करेंगे तो P और P के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं बेटा, 3 ऑर्बिटल। पहला ऑर्बिटल क्या है, पहला ऑर्बिटल है बेटा px, एक होता है py, एक होता है pz। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस केमिस्ट्री की दुनिया में साइंटिस्ट और एनसीईआरटी किसे मान के चलते हैं, जेड एक्सिस को। किसको, जेड एक्सिस को, जिस पे क्या मानते हैं वो, कि सिग्मा बनता है। तो जरा गौर से मेरी बात को सुनना, जब 2p कंबाइन करेंगे बेटा, जब 2p कंबाइन करेंगे, जब 2p कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, एक सिग्मा बनेगा, बाकी पाई बनेगा। एनसीईआरटी में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एनसीईआरटी में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो लोग मानते हैं जेड एक्सिस को। किसको मानते हैं, जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या है, एक बनेगा आपका सिग्मा 2pz, बाकी 2 से क्या बनता है, तो बाकी 2 से पाई बनता है। पाई बनने का मतलब क्या बना, पाई 2px, और क्या बना, पाई 2py। तो इसके एवज में इसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। यस सर, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्टार से। तो अगर ये सिग्मा 2pz है तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz। पाई है तो यहां पे क्या बनेगा, पाई स्टार 2px। ये क्या है, पाई है तो ये क्या बनेगा, पाई स्टार 2py। फर्क क्या है मेरे भाई, ये है BMO और ये क्या है मेरे भाई, ABMO। एक BMO है और एक कौन सा है, ABMO है। अब मुद्दे वाली बात क्या है, मुद्दे वाली बात सुनना मेरी बात को, मुद्दे वाली बात मेरी भाई सुनना ढंग से। होता क्या है कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूं। बात क्या बताना चाहता हूं कि 2 तरह के तुमने सीक्वेंस देखे होंगे। ये पहले सीक्वेंस कहां से निकल के आए ये मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, 2 तरह के तुमने सीक्वेंस देखे होंगे। एक सीक्वेंस तुमने देखा होगा सिग्मा 1s, फिर आपने देखा होगा सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s। फिर आपने देखा होगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर आपने देखा होगा क्या, फिर आपने देखा होगा पाई 2px, पाई 2py।
और फिर आपने देखा होगा सिग्मा 2p z। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो तो ये क्या बढ़ रही है? एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा स्टार 1s की। सिग्मा 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 1s की। सिग्मा स्टार 1s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा 2s की। सिग्मा 2s से ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की। सिग्मा स्टार 2s से ज्यादा एनर्जी पाई 2px पाई 2py की। लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है सर, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी ज्यादा और इसकी एनर्जी कम? नहीं बेटा, इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर। ये जैसे अगर आप ऐसे सोचो ना, मैं इस सीक्वेंस में लिख रहा हूं, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे एनर्जी बढ़ रही होगी। तो सर ये ऊपर और नीचे लिखने का मतलब ऊपर और नीचे सेम लेवल पे लिखे हुए हैं, इसका मतलब इनकी एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। और अगर एनर्जी बराबर है तो इनको बोला जाता है, अगर हम बात करें ये कैसे होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है, तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल कहा जाता है इनको। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या बोला जाता है? इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या बोला जाता है? इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये रहा सिग्मा 2pz। आगे क्या बनता है? तो आगे बनता है पाई स्टार 2px, और यहां पे क्या बनता है? पाई स्टार 2py, और लास्ट में क्या बनता है? सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो इन दोनों की भी एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। इसीलिए इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। मार्क माय स्टेटमेंट व्हाट आई एम सेइंग। इसीलिए चूंकि इनकी एनर्जी बराबर होती है तो इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को केमिस्ट्री की दुनिया में डीजेनरेट ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कहा जाता है। क्या बोला मैंने? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है कि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा है ना, इस सीक्वेंस के अंदर छोटा सा चेंज कर दो तो N2 के लिए अलग सीक्वेंस लगता है, O2 के लिए अलग सीक्वेंस लगता है। अब वो सीक्वेंस क्या होता है, आइए वो लिख के आपको बता देता हूं मैं। 1 मिनट की बस बात है, बता दूंगा। देखो क्या होगा वो सीक्वेंस। सीक्वेंस होता है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। फिर इस सीक्वेंस में क्या होता है? एक होता है सिग्मा 1s, एक कौन सा होता है? सिग्मा स्टार 1s, है ना। एक होता है सिग्मा 1s, एक होता है सिग्मा स्टार 1s, एक होता है मेरे भाई सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या होता है मेरे भाई? फिर होता है पाई 2px। क्या होता है? पाई 2px पाई 2py। पाई 2px पाई 2py की एनर्जी बराबर होती है। देन आता है सिग्मा 2pz। क्या आता है? सिग्मा 2pz। आगे अगर हम बात करें तो क्या आता है? पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और फिर लास्ट में आता है सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, इससे ज्यादा एनर्जी इसकी, मतलब लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो एनर्जी क्या कर रही है मेरे भाई? बढ़ रही है। एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? डीजेनरेट। डीजेनरेट पी ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है? डीजेनरेट पी ऑर्बिटल। कुछ लोग डीजेनरेट का मतलब डी ऑर्बिटल समझते हैं कोऑर्डिनेशन पढ़ते पढ़ते, ठीक है, लेकिन इनको बोला जाता है डीजेनरेट पी ऑर्बिटल। इनको भी क्या बोला जाता है? इनको भी बोला जाता है डीजेनरेट। क्या बोला जाता है? डीजेनरेट। डीजेनरेट पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल। अब सुनना, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन भेजना है, इलेक्ट्रॉन भेजना है तो यहां कितने भेजूंगा? 2। यहां कितने भेजूंगा? 2, क्योंकि एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा किसने बोला था? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलो बोलो? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का ये कहना है, ढंग से सुनना, अभी एनसीईआरटी की लाइन में दिखाऊंगा कैसे कंफ्यूज करता है, तो याद रखो, इसे हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कि एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट, एक ऑर्बिटल के अंदर एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट, एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद से यहां पे भी 2, यहां पे भी 2। अब इन दोनों के भरने की बारी आएगी, तो याद रखना, चूंकि ये इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट पी ऑर्बिटल हैं, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट पी ऑर्बिटल हैं, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं, डीजेनरेट पी ऑर्बिटल हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। जब एक एक इलेक्ट्रॉन भेज लोगे, फिर यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे, एंड देन यहां पे एक इलेक्ट्रॉन भेजोगे। मार्क माय वर्ड कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। चूंकि दोनों की एनर्जी बराबर है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजो,
देन एक इलेक्ट्रॉन नीचे, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेजो, देन एक इलेक्ट्रॉन नीचे भेजना है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बात याद रखना, ठीक है। दूसरी बात मैं कहता हूं, हुंड्स रूल को भी फॉलो करेंगे, ठीक है। हुंड्स रूल क्या कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन रहेगा वो क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। एक का क्लॉकवाइज तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। अब देखना ये सब बातें एनसीईआरटी के अंदर कितनी तरीके से छुपा रखी हैं। सुनना, पहले तो ये सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस अप टू N2, सीक्वेंस अप टू N2, सीक्वेंस अप टू N2, सीक्वेंस अप टू N2। बियॉन्ड N2 की अगर हम बात करें, बियॉन्ड N2 कौन सा सीक्वेंस लगेगा? बियॉन्ड N2 प्यारे बच्चों, बियॉन्ड N2 की अगर हम बात करते हैं तो बियॉन्ड N2 कौन सा सीक्वेंस लगेगा? बियॉन्ड N2 लगेगा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, कोई चेंज नहीं है, जैसे वहां था वैसे यहां पे भी है। देन उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये भी कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम है। इसके बाद क्या है मेरे भाई? इसके बाद है पाई 2px, पाई 2py, बस यहीं पे चेंज आता है। यहां पे चेंज क्या आता है वो भी बता देता हूं। सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, सिग्मा 2pz पहले, पाई 2px और पाई 2py बाद में चले जाएंगे। हालांकि अभी भी ये डिजेनरेट है ना, ऐसा मत सोचना कि अब इनकी एनर्जी का ऑर्डर बदल जाएगा, नहीं, अभी भी ये डिजेनरेट है। अब ढंग से सुनना, आगे क्या आएगा सर? आगे आएगा मेरे भाई, आगे आएगा पाई स्टार 2px, फिर आएगा पाई स्टार 2py। जैसे वहां ऊपर कोई चेंज नहीं है वैसे यहां पे भी कोई चेंज नहीं है। और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। यानी कि आप देख सकते हैं अप टू N2 और बियॉन्ड N2 में केवल एक जगह पे चेंज आ रहा है, वो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है, ठीक है। कि यहां पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, O2 में पहले सिग्मा बनता है। याद रखना, N2 में नोट, यहां पे नोट मैं लिख दे रहा हूं, N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, पहले बनता है। N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, सिग्मा बाद में बनता है। O2 में सिग्मा पहले बनता है, पाई बाद में बनता है। N2 के अंदर मैं अगर तुमसे बात करता हूं मेरे भाई, ये रहा N ट्रिपल बॉन्ड N, तो N के अंदर दो पाई हैं, पहले वो बनेंगे, एक इसके जरिए एक इसके जरिए, और फिर बाद में एक सिग्मा है वो बाद में बनता है बेटा। लेकिन याद रखना, स्पेशल नोट है, याद रखना, ऑक्सीजन में बात करोगे तो ऑक्सीजन में भाइयों, ऑक्सीजन में याद रखना, ऑक्सीजन में याद रखना, ऑक्सीजन में दो बॉन्ड होते हैं। कितने बॉन्ड होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो, ठीक है, दो बॉन्ड होते हैं। ऑक्सीजन में दो बॉन्ड, एक होता है पाई और एक होता है सिग्मा। तो एक पाई बनता है और एक क्या बनता है? सिग्मा बनता है। एक पाई बनता है और एक क्या बनता है? सिग्मा। तो याद रखना, N2 में पाई पहले बनता है, O2 में सिग्मा पहले बनता है। क्या ये बात क्लियर हुई? कि अब सीक्वेंस अप टू N2 बियॉन्ड N2 क्या सीक्वेंस लगता है? कि N2 में पाई पहले बनता है, O2 में सिग्मा पहले बनता है। O2 में देखो, N2 में दो पाई हैं, वो पहले बनेंगे देन सिग्मा बनेगा। O2 में एक पाई है तो पहले सिग्मा बनेगा फिर वो पाई बनेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ढंग से सुनना। ये बात क्लियर होने के बाद आओ एनसीईआरटी पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय एफ हुंड एंड आर एस मुलिकन इन 1932। द साइलेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी। ये लाइन काम की नहीं है। काम की क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या है? ये डायग्राम से ही समझा देता हूं। यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां प्रेजेंट है? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये वाला इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे ही ये दोनों जब कंबाइन किए तो क्या बना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कहने का मतलब क्या है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। ये पहली बात वो एनसीईआरटी कहती है। ध्यान से देखना, इन्हीं में से कोई एक सवाल बना लेगा, मैं तुमको फिर से कह रहा हूं, ठीक है? तो ये याद रखना कि द इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या ये बात क्लियर है? पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा क्या कह रहा है? द एटॉमिक ऑर्बिटल
ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। बेटा आई एम टेलिंग यू, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बात समझना। आधे लोगों को तो ये बात ही नहीं समझ में आती है। द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये बहुत गहरी लाइन है। जेईई मेंस में अभी रिसेंटली इसके ऊपर सवाल बनाया है, और नीट वो दिन दूर नहीं कि मैं तुमको मार्क कर रहा हूं और तुमको दिखाऊंगा कि देखो बेटा लास्ट के FAQs में बोला था और सवाल वहां से उठ के आ गया। तुम लिख के रख लो कि आने वाले विगत वर्षों के अंदर यहां से सवाल इस लाइन से बनने वाला है नीट के अंदर। याद रखना, नीट के अंदर मैं ईयर तो नहीं मेंशन करूंगा, बट मैं तुमको इतना कह दे रहा हूं, नीट 2000XX के अंदर यह सवाल जरूर आएगा, क्योंकि ये जेईई मेंस में अभी आ चुका है। क्या बोलो? द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। कहने का मतलब क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? कंपेरेबल। फॉर एग्जांपल ये मान लो ये क्या है, ये लेट सपोज पीवाई है, पीवाई है। अब पीवाई ऑब्वियस है किससे कंबाइन करेगा? पीवाई से कंबाइन करेगा, है ना? तो इसीलिए लिखता है द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब क्या हुआ कि पीवाई जो है वो पीवाई के साथ कंबाइन करेगा। अगर लेट सपोज तुमने पीवाई को लेके पीएक्स के साथ यहां पे क्या करा दिया? कंबाइन करा दिया, तो ये प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अगर प्रॉपर सिमेट्री नहीं है तो यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, इसीलिए वर्ड इंपॉर्टेंट है प्रॉपर सिमेट्री। प्रॉपर सिमेट्री का मतलब एक तो कंपेरेबल एनर्जी के ऑर्बिटल कंबाइन करने चाहिए, दूसरी चीज प्रॉपर सिमेट्री के ऑर्बिटल कंबाइन करने चाहिए। मार्क माय वर्ड व्हाट आई एम सेइंग, कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेते हैं। एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। तो मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो इन एटॉमिक ऑर्बिटल की एक तो कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, दूसरी चीज प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए बेटा, ठीक है? तो ये बात याद रखिएगा। आगे क्या लिखता है? While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus। एक एटम है, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो ऑब्वियस एटम के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही न्यूक्लियस होता है, तो वही लिख रहा है while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus। एटम के अंदर एक ही न्यूक्लियस, तो उसी को देख के वो मुस्कुराएगा। अरे ऑब्वियस है न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाएगा, हाँ या ना? कितने न्यूक्लियस मिलके अट्रैक्शन लगाएंगे? सर एटम के अंदर एक ही एटम, एक ही न्यूक्लियस मिलके अट्रैक्शन लगाएगा, ठीक है? अगली लाइन क्या करता है? इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कई तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, O2 हुआ, N2 हुआ, B2 हुआ, C2 हुआ, O2+2 हुआ, O2-2 हुआ, O2+ हुआ, O2- हुआ, N2+ हुआ, N2+2 हुआ, N2- हुआ, N2-2 हुआ, Li2+ हुआ, Li2- हुआ, He2 हुआ, He2+ हुआ, He2- हुआ, H2+ हुआ, H2- हुआ। समझ रहे हो मेरी बात को? समझो क्या लिखता है? इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल जो है होमोडाइएटॉमिक है, मतलब एक ही एटम है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू। अगर मान लो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है? तो अगर हम इनके बीच में लेट सपोज इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस और एक इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, इससे ये इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस होगा क्योंकि ये अट्रैक्शन लगाएगा और ये अट्रैक्शन लगाएगा। कितने न्यूक्लियस मिलकर अट्रैक्शन लगा रहे हैं? दो। लेकिन लेट सपोज मैं पानी ले लेता हूं, पानी ले लेता हूं मेरे भाई। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। अब ढंग से देखना है यहां पानी के फॉर्मूले में, याद रखिएगा कि यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? दो दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां न्यूक्लियस कितने हैं? एक, दो और कितना है? तीन है बेटा। तो क्या लिखता है? While an electron in atomic orbital, एटम में तो एक न्यूक्लियस के साथ छेड़खानी चल रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम बात करें होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर दो न्यूक्लियस, लेकिन अगर हम बात करें होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है लेकिन वो मॉलिक्यूल है लाइक H2O जो कि होमोडाइएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर क्या लिखता है? While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in a molecular orbital it is influenced by two, it is influenced by two or more nuclei। two or more nuclei का मतलब क्या हुआ? क्या ये बात समझ में आई? two or more nuclei, two or more nuclei, two or more nuclei, टू और मोर न्यूक्लियाई। यहां पे तो एक न्यूक्लियस, यहां पे कितने न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है? एक न्यूक्लियस। यहां पे कितने न्यूक्लियस से? दो न्यूक्लियस। और यहां पे कितने न्यूक्लियस से?
तीन न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये याद रखिएगा। यहां एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन, यहां पे एक न्यूक्लियस से, यहां पे अगर हम बात करें दो न्यूक्लियस से, यहां पे दो न्यूक्लियस से, और मेरे भाई यहां पे तीन न्यूक्लियस से। तो व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस। पहली बात ये देखो, यहां तक की लाइन तोड़ के अलग कर दो। अब क्या बोलता है, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय two or more nuclei depending upon the number of atom present in molecule। दो एटम है, दो न्यूक्लियस, यहां पे कितने एटम आ गए, तीन एटम, तो तीन न्यूक्लियस आ गया भाई। आगे क्या लिखता है, 10। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ मोनोसेंट्रिक। कहने का मतलब क्या है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने सेंटर देखेगा, एक सेंटर, मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा सेंटर। तो क्या लिखता है, क्या लिखता है, 10। An atomic orbital is monocentric while molecular orbital is polycentric। बच्चा इसने लिखा एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक होता है, लेकिन मेरे भाई, लेकिन याद रखिएगा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, वो पॉलीसेंट्रिक होता है। याद रखिए एनसीईआरटी की ये वो लाइनें हैं, ये एनसीईआरटी की ये वो लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बारी दिल आग और अपना आंसर जरूर लिखिए कि हाँ सर हमको ये बात समझ में आ रही है, मजा आ रहा है और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल रही हैं। एक बारी बताओ तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है, क्योंकि मुझे टॉपिक पूरे कवर करने हैं। 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपको पूरा निचोड़ निकाल के दे देना है। इसको कहा जाता है ना कि मिक्सचर का वो जूस एकदम बना के दे देना है, जिसको पी के जाओ सवाल सही होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक व्हाइल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। दूसरी चीज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनिए क्या कहता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। वही बात है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा उतना नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ये लाइन मैं बता रहा हूं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या लिखा, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लाइन लिखता है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital is equal to the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital। कहने का मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको बताया था जितना एटॉमिक ऑर्बिटल बेटा मिलेगा उतना ही नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जितना नया एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा उतना ही नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जन्म लेगा। 3 इसके 3 इसके यानी 6, 3 और 3 6, तो यहां पे 6 ऑर्बिटल बनाया। 1 और 1 2 यानी यहां पे 2 ऑर्बिटल बना, 1 और 1 2 तो यहां पे भी 2 बना। तो एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाहती है, एनसीईआरटी कहना चाहती है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ combining atomic orbital is equal to the number of combining atomic orbital। क्या लिखता है, when two atomic orbital combine two molecular orbital are also formed, one is known as एक को क्या कहा जाता है, एक को बोला जाता है भाइयों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगले वाले की बात कर रहे हैं, व्हाइल द अदर इज कॉल्ड, अदर जो दूसरा वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये लाइन काम की है, ये वाली बात आपके काम की है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्या लिखता है, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है मेरे भाई, बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, लोअर एनर्जी होती है। हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी। देखो ये सवाल मैंने आपको बताया है, कहां बताया है, ये वाला सवाल देखो। देख बेटा मैंने बोला था ना, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, बीएमओ की, और एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, एबीएमओ की। एनर्जी कम किसकी होती है, बीएमओ की। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, बीएमओ की। तो याद रखिए एनसीईआरटी के इस लाइन को कैसे एक्सप्लेन करोगे, द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, एनर्जी कम है, और स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या है, ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लोअर एनर्जी एंड ग्रेटर स्टेबिलिटी। देन द करस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? एनर्जी कम होती है। एनर्जी क्या होती है? कम होती है। लेकिन उसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कंपैरिजन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट आप कल थ्योरी हो पढ़ाना 4 मई तक। अच्छा बेटा, आता है क्या ये तुमको थ्योरी? है आता है? प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर सिमेट्री वाला सवाल जिस दिन पूछ देगा ना, आधे लोग बैठ जाएंगे। ठीक है, 630 नंबर वाला बच्चा जो टेस्ट में स्कोर कर रहा है ना, उसकी गलतियों से आइडेंटिफाई करके चीजें बताई जा रही हैं। तो इतना स्मार्ट मत बनिए। अगर आप वाईटी पे आ रहे हैं तो आपको भी पता है कि आप कैसे क्राउड के हिस्सा हैं, है ना। वाईटी पे आप आ रहे हैं, इसका मतलब आपके 600 नंबर से ऊपर नहीं आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो औकात से ज्यादा मत बोलिए प्लीज। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि लेवल कितना है। अभी 2 सवाल घुमा के पूछ दिया एनसीईआरटी का ना, तो औकात ठिकाने आ जाएगी आपकी। बेवकूफ बच्चा, इधर आओ। The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे देखो क्या कह रहा है। Just as the electron probability distribution around a nucleus in an atom given by atomic orbital, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो एटम्स के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो क्या लिखता है? जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम इज गिवन बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन around a group of nuclei in molecule is given by molecular orbital. Electron probability distribution around the group of nuclei in a molecule is given by molecular orbital. एटम के अंदर एटम is given by atomic orbital. एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल के अंदर बोलो जल्दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, एटम के अंदर बोलो जल्दी एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां से भी एनसीईआरटी स्टेटमेंट का सवाल बना सकता है। आगे क्या लिखता है? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is like atomic orbital are filled in accordance with above principle. above principle का मतलब समझ रहे हो? above principle basically है क्या? above principle अगर मैं बोलूं कि क्या है आखिर, तो above principle है बेटा आपका। above principle की अगर मैं बात करता हूं तो above principle की सबसे पहली बात याद रखिएगा, बॉन्ड पॉली प्लस हुंड्स। ठीक है, तो याद रखिएगा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विथ अबाउ प्रिंसिपल ओबेइंग द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। एक्चुअल में अबाउ प्रिंसिपल क्या है? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्लस हुंड्स रूल। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें, इसकी बात करते हैं, अबाउ प्रिंसिपल में एक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और एक कौन सा है? हुंड्स। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? एन ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। और हुंड्स का मतलब क्या हो गया कि दोनों के स्पिन क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। लेकिन याद रखना, जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है उसमें पहले क्या करोगे? दोनों में अनपेयरिंग करोगे, देन क्या करोगे? पेयरिंग करोगे। तो ये एनसीईआरटी के टोटल 7 पॉइंट है बच्चा, और ये 7 पॉइंट में से मुझे जो लगता है, देखो मुझे जो लगता है, एक तो ये वाले पॉइंट पे सवाल बन सकता है, एक ये वाले पॉइंट पे सवाल बन सकता है, एक ये वाले पॉइंट पे सवाल बना ले वो गलती से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इस वाले पॉइंट में भी वो सवाल बना सकता है, ये इस वाले पॉइंट पे। तो ये चलो, ये पॉइंट खत्म हो गए। अब बताता हूं आगे चीजें, आगे सुनो। यहां पे क्या लिखता है कि क्वालिटेटिवली द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी अंडरस्टूड इन द टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव। यस, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसके टर्म्स में आप इसे समझ सकते हो? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में। ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ कंबाइनिंग एटम। कंस्ट्रक्टिव के लिए इलेक्ट्रॉन वेव जब कंबाइन करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगी? यहां बनेगा साई ए
प्लस साई बी, क्या बनेगा, साई ए प्लस साई बी, साई ए प्लस साई बी बनेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में, डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में, डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में, डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में, डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं तो डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में याद रखिएगा यहां क्या बनेगा, साई ए माइनस साई बी, डिस्ट्रक्टिव के टर्म्स में, ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ कंबाइनिंग एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में, इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द टू इलेक्ट्रॉन वेव्स ऑफ बॉन्डिंग एटम रेनफोर्स ईच अदर ड्यू टू द, रेनफोर्स बोले तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाइल इन द फॉर्मेशन ऑफ, while in the formation of anti-bonding molecular orbital the electron waves cancel each other due to the destructive interference। अगर हम बात करें destructive, destructive बोले तो नेगेटिव बोले तो, अगर हम बात करें नेगेटिव बोले डिस्ट्रक्टिव बोले यानी कि एंटी बॉन्डिंग, कंस्ट्रक्टिव बोले पॉजिटिव बोले यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, किससे बॉन्ड बनता है तो कंस्ट्रक्टिव से, बॉन्ड टूटता किससे है तो बॉन्ड टूटता है डिस्ट्रक्टिव से, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या लिखता है, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम बिकॉज ऑफ विच रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मान लो बेटा ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है, इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, ये इस पे अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से क्या लिखती है एनसीईआरटी, क्या लिखती है कि ये दो न्यूक्लियस के, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दो न्यूक्लियस के बीच के रिपल्शन को मिनिमाइज करते हैं, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस को मिनिमाइज करते हैं, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस को मिनिमाइज करते हैं, को मिनिमाइज करते हैं, रिपल्शन बिटवीन दो न्यूक्लियस के बीच को, रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज लोकेटेड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम बिकॉज ऑफ विच रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई इज वेरी लेस व्हाइल इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोकेटेड, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, while in case of एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है तो in case of एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, while in case of एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल the most of the electron density is located away from the space between the nuclei, is located away from the space between the nuclei, away from the space between the nuclei, ठीक है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखता है, इनफैक्ट देयर इज अ नोडल प्लेन, याद रखना अब मैं जो लाइन बोलने जा रहा हूं, नोडल प्लेन वो हिस्सा होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, याद रखना कह रहा है नोडल प्लेन ऑन विच द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, इंपॉर्टेंट लाइन, नोडल प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी होती है, जीरो होती है, और जीरो है मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये लाइन बड़े काम की है बेटा, ये लाइन बड़े काम की है। नोडल प्लेन डिस्ट्रक्टिव, नेगेटिव ओवरलैप, जीरो ओवरलैप जैसी बातें करे तो आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है भाई, कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, कहां पे, नोडल प्लेन जहां पे, और वो कहां पे, जहां पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है ना। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखता है, आगे अगर हम बात करें देयरफॉर यहां पे क्या लिखता है, बिटवीन द न्यूक्लियाई हेंस इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये सब नहीं काम का है। आगे आ जाते हैं, कहता क्या है, देयरफॉर अ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पोजेस, हाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज पोजेस लोअर एनर्जी देन आइदर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल दैट हैव कंबाइंड टू फॉर्म इट। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अपकमिंग एग्जाम। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। फिर से वही पॉइंट आके रुका, ये वाला पॉइंट जो मैंने आप लोगों को लिखवाया था, ये वाला पॉइंट कि भाई मेरे ये ध्यान देना कि जो एनर्जी ऑर्डर होता है उसमें ए बीएमओ की एनर्जी सबसे ज्यादा, लेकिन जो स्टेबिलिटी वाली बात करोगे तो उसमें बीएमओ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, बीएमओ की एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। यही बात एनसीईआरटी कह रही है। क्या कह रही है कि therefore a bonding molecular orbital always possesses lower energy than either of atomic orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल से, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हमेशा कम होती है। आगे देखो, इट मे बी, यहां पे क्या लिखता है,
have combined to form it. In contrast, the electron placed in anti-bonding molecular orbital destabilize the molecule. जो इलेक्ट्रॉन एंटी-बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है. किसको डीस्टेबलाइज करता है? मॉलिक्यूल को. अब यहां से बहुत तगड़ा सवाल बनेगा, यहां से बहुत तगड़ा सवाल बनेगा. सवाल क्या बनेगा वो भी बता देता हूं. सवाल क्या बनेगा वो सुन लो पहले मेरे भाई, वो सवाल सुन लो, ठीक है? डीस्टेबलाइज, मान लो लेट सपोज कभी भी स्टेबिलिटी का सवाल बनेगा, लेट सपोज स्टेबिलिटी का सवाल बने, स्टेबिलिटी तो स्टेबिलिटी पहली चीज चेक करोगे बॉन्ड ऑर्डर. क्या चेक करोगे? बॉन्ड ऑर्डर. क्या चेक करोगे मेरे भाई? बॉन्ड ऑर्डर. पहली चीज क्या चेक करोगे? बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे. सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो. क्या चेक करना है? लास्ट इलेक्ट्रॉन. तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो. लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होगा स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? बीएमओ में. देन स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? स्टेबिलिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी. इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एंटी बॉन्डिंग एबीएमओ में है. अगर कहां पे है? एबीएमओ में है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई? कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एक सवाल करके बताता हूं. सवाल क्या है? सवाल ये है कि मान लो H2 प्लस है और मान लो H2 माइनस है ना? सीक्वेंस क्या बनेगा? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. सीक्वेंस बनेगा सिग्मा 1s1 और यहां पे क्या बनेगा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1. ये बनेगा, हाँ या ना? 2 1 3 इलेक्ट्रॉन. अब देखो यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर किया है? यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ. यहां पे अगर मैं बात करूं लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ. यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में है. अब ढंग से सुनना, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है, यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? एबीएमओ में. गौर से मेरी बात को सुनना. मैं तुमसे कह रहा हूं कि बॉन्ड ऑर्डर चेक करो. बॉन्ड ऑर्डर जब चेक करोगे, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तभी ये लगाना है. तो अगर मैं कहूं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5, इसका आता है 0.5, इसका भी कितना आता है? 0.5 आता है. दोनों का 0.5 आता है. कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का 2 तरीका है. बॉन्ड ऑर्डर निकालने का 2 तरीका है. पहला मेथड है बॉन्ड ऑर्डर, फॉर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन करना है. तो क्या करो? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा. जैसे यहां देखो, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. कहां प्रेजेंट है? बीएमओ में. चलो बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालो. तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? 1. एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन? कुछ नहीं दिख रहा है, 0 डिवाइडेड बाई 2. बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 0.5, है ना? अच्छा चलो H2 माइनस वाले में देख लो, कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. बीएमओ में कितने हैं? 2. तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन? 1. 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया? 0.5. अगेन आ गया. तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो क्या चेक करोगे? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन चेक करो. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है? इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन बीएमओ में, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. अगर एबीएमओ में तो स्टेबिलिटी कम होगी. यानी कि अगर मैं तुमसे दे दूं कि H2 प्लस और H2 माइनस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो, तो आई थिंक उम्मीद है कि अब आप लोग बता लेंगे H2 प्लस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है. आगे अगर हम बात करते हैं बेटा, बाद में उसके बारे में बात करेंगे फिटनेस बॉय, अभी इधर ध्यान दो. अगर हम बात करें कि बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है, तो दूसरा मेथड सुनो, डायरेक्ट जिससे करते हो, ट्रिक जो लगाते हो आप लोग. ट्रिक क्या होती है? आप एक काम करो, 14 इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 वालों के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 3. कितना होता है? 3. कितना होता है? 3. अब 14 से घटाते जाओ. 14 से मान लो 13 इलेक्ट्रॉन है किसी के पास, तो इसका कितना होगा? 2.5. कितना होगा? 2.5. वहीं अगर किसी के अंदर 12 कह रहा हूं, किसी के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका भी 2.5 होगा. ऐसे ही अगर हम बात करें आपसे कि मान लीजिए किसी के अंदर 12 है या 16 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी 2 होगा, इसका भी 2 होगा. ठीक है.
आगे अगर हम आपसे बात करते हैं कि अच्छा एक बात तय, किसी के अंदर 11 है या किसी के अंदर 17 है, तो इसका भी 1.5 होगा, इसका भी 1.5 होगा बॉन्ड ऑर्डर। अगर मान लो मैंने कहा कि किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, किसी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा 10 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, 18 वाले का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। समझ रहा हो मेरी बात को, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, है ना। अब ये जरा गौर से सुनना, अब ये जरा गौर से सुनना, 14 वाले का सबसे ज्यादा, 13 वाले का कितना होगा, 2.5, 15 वाले का 2.5, यानी ऊपर जा रहे हो 0.5 कम कर रहे हो, 0.5 कम कर रहे हो, सॉरी अगर हम बात करें 14 से आगे बढ़ रहे हो, बोले तो 14 से ऊपर जाने का मतलब इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कि 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, तो आप क्या कर रहे हो, 0.5 कम कर रहे हो। लेकिन 14 से इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर घट रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना से कम करोगे, 0.5 से क्या करोगे, कम करना है। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए वही लिखता है, क्या लिखता है कि यहां पे इन कॉन्ट्रास्ट द इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिस्टेबलाइज द मॉलिक्यूल। इस लाइन का मतलब वही था। आगे क्या लिखता है, दिस इज बिकॉज द म्यूचुअल रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिटल इज मोर देन द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई विच कॉजेज द नेट इंक्रीज इन एनर्जी। ठीक है, ये काम किया नहीं है, आगे देखना। इट मे बी नोटेड दैट द एनर्जी ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रेज्ड अबव द एनर्जी ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। कहने का मतलब है एओ से ज्यादा एनर्जी एबीएमओ की होती है। ठीक है, आगे क्या लिखता है, दैट हैव कंबाइंड एंड द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव बीन लोअर्ड। कहने का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल से बीएमओ की एनर्जी कम होती है, एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होती है। ये एनसीईआरटी का जो सवाल है, ये एनसीईआरटी का जो सवाल है, ये मैंने अभी आपको कराया, कहां कराया, ये देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल, ये देखो कि एओ से ज्यादा एनर्जी एबीएमओ की, एओ से कम एनर्जी बीएमओ की होती है। यही एनसीईआरटी की लाइन ने लिखा। आगे देखो क्या लिखता है, हाउएवर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ये सब लाइन काम की तो नहीं थी, लेकिन जो लाइन बताने जा रहा हूं वो बड़ी काम की है। क्या लिखता है, ये देखो क्या लिखता है, it may be noted that the energy of anti-bonding molecular orbital is raised above the energy of parent atomic orbital। मतलब atomic orbital से ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है। आगे क्या लिखता है, that have combined and the energy of bonding molecular orbital have been lower than the parent atomic orbital। कहने का मतलब atomic orbital से BMO की एनर्जी कम होती है, सॉरी ABMO की एनर्जी ज्यादा होती है और BMO की एनर्जी कम होती है। ये एनसीईआरटी ने लिखा। आगे देखना, द टोटल एनर्जी ऑफ, ये लाइन बड़े काम की है, द टोटल एनर्जी, ये लाइन, द टोटल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाउएवर रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। मान लो इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब समझाता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरी और बहुत प्यारी बात एनसीईआरटी ने लिख के दी है आपको। क्या लिखा है, द टोटल एनर्जी, मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी 50 थी, दूसरे वाले की भी 50 थी, है ना, तो 50 और 50 मिलके, ऐसे समझो एक घर में पिताजी थे और बेटा था। पिताजी 50 रुपया कमाते थे, बेटा भी 50 रुपया कमाता है ना। थोड़े समय बाद क्या हुआ, पिताजी का 25 रुपया घट गया और बेटे का 25 रुपया बढ़ गया। तो एक बात बताओ, पहले कितना पैसा आ रहा था घर में, 100 रुपया आ रहा था, अभी भी कितना आ रहा है, 100 रुपया ही आ रहा है। बस फर्क क्या हुआ, टोटल जो पैसा था वो तो 100 ही रुपया आ रहा था, लेकिन सुनना मेरी बात को, क्या हुआ कि जो पिताजी थे उनका 25 रुपया घटा और बेटे का वो 25 रुपया बढ़ गया, हाँ या ना। तो अभी भी 75 और 25 मिलके 100 ही रुपया घर में आ रहा है। पहले 50-50 आता था, अब 75 और 25 मिला के 100 ही आ रहा है। तो टोटल जो एनर्जी है वो तो बराबर रहेगी जितना एक एटॉमिक ऑर्बिटल, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। सो बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। उन दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, टोटल एनर्जी ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होगी, हाउएवर रिमेन्स द सेम, वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है बेटा, रिमेन्स द सेम एज दैट
ऑफ टू ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसे दो एटॉमिक ऑर्बिटल की, दो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल की जितनी एनर्जी थी, एनर्जी उतनी ही रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत किसी की कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है, जो नेट एनर्जी है, वो हमेशा सेम रहेगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें, क्या लिखता है यहां पे, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर देखो क्या सवाल बनेगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आर डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा। सिग्मा कैसे बनता है बेटा? तो सिग्मा बनता है वन वन लोबिक इंटरेक्शन से। क्या बनता है? वन वन लोबिक इंटरेक्शन से क्या बनता है? सिग्मा बनता है। वन वन लोबिक इंटरेक्शन से मेरे भाई सिग्मा बनता है। वन वन लोबिक इंटरेक्शन से सिग्मा। 2+2 लोबिक इंटरेक्शन से क्या बनता है? 2+2 लोबिक इंटरेक्शन से पाई। वहीं अगर हम बात करें 4-4, देखो अगर मान लो यहां पे ये समझो ये 4 लोब है, ये मान लो ये 4 लोब है, ठीक है? ये 4 लोब कहने का मतलब ये देखो, ये समझो ये 4 लोब है ना? अब अगर मैं बात करता हूं तो 1 मिनट समझना। अब अगर मैं बात करता हूं, ये देखो जरा गौर से, ये मैं जो समझाने जा रहा हूं इसको ढंग से सुनना। 1 मिनट। हाँ, ये देखो ये 4-4 लोबिक अगर इंटरेक्शन हो गया, मतलब 4-4 लोब अगर मिल गए, तो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? 4-4 लोबिक इंटरेक्शन अगर हो गया, 4-4 लोबिक इंटरेक्शन, तो हमेशा मेरे भाई क्या बनता है? डेल्टा बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? डेल्टा। तो क्या कह रहा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल डेजिग्नेटेड एज सिग्मा, पाई एंड डेल्टा एक्सेट्रा। ठीक है, क्योंकि एक एक्सेट्रा कहने का मतलब है 5 भी होता है, आपके सिलेबस में नहीं है। आइए इधर देखिए, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या? In this nomenclature, the sigma molecular orbital are symmetrical around the bond axis, while the pi molecular orbital are not symmetrical. मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सखा, आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से, और अगर हम बात करें पाई बॉन्ड बनाते हैं मेरे भाई, तो ये कैसे बनाते हैं? तो ये लेटरल ओवरलैपिंग से बनाते हैं। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनो, सिग्मा का मतलब क्या हुआ? ये देखो, ये मान लो एक पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला लोब, ये नेगेटिव वाला लोब, ये किससे कंबाइन कर रहा है? ये दूसरे पी ऑर्बिटल से, ये दूसरे पी ऑर्बिटल से कंबाइन कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, लेट सपोज, है ना? ये क्या हो गया? ये हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया? नेगेटिव, है ना? तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनना। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये काम करो, तुम यहां से चलना शुरू करो। तुम कहां से चलना शुरू करो मेरे भाई? तुम यहां से चलना शुरू करो। ये देखो, तुम एक काम करो, यहां से चलना शुरू करो, यहां से चलते चले जाओ। अब तुमको क्या दिखेगा? कह रहा है, देखना, इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कहने का मतलब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहने का मतलब, मान लो तुम यहां से चलना शुरू करते हो इस पॉइंट से, तो तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुमको क्या दिखेगा? ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, हाँ है ना? फिर तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे, फिर तुम थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा और आगे बढ़ने पे क्या देखने को मिलेगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है? इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। अगर मान लो तुम चल रहे हो, तुम इधर देखोगे तो भी नेगेटिव, इधर देखोगे तो भी नेगेटिव, इधर देखोगे तो पॉजिटिव, आगे पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस, वाइल पाई की अगर हम बात करें तो पाई में देखो, पाई में क्या होता है? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होके गुजरो तो इधर क्या दिखेगा? इधर मेरे भाई पॉजिटिव, तो इधर क्या दिखेगा? नेगेटिव। अगर मान लो तुम ऐसे चलना शुरू करते हो तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर क्या देखने को मिला? पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? कह रहा है व्हाइल पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव तो यहां नेगेटिव, यानी ये सिमेट्रिकल नहीं है। जबकि सिग्मा के केस में ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो सिग्मा के केस में ये क्या होता है? सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। लेकिन पाई के केस में आर नॉट सिमेट्रिकल।
फॉर एग्जाम्पल द लीनियर वगैरह वो दिया होगा, आगे आप पढ़ लेना। आपको बस इतना समझना है कि इन दिस नोमेनक्लेचर द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस व्हाइल द पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर नॉट सिमेट्रिकल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? ये मुझे बस बता दीजिए, देख लेता हूं मैं, बस इतनी बातें। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता देता हूं छोटा छोटा जाते जाते, और उसके बाद आपकी सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, एमओटी की स्पेशली। तो वो क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर। क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर। क्या होता है? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर में याद रखना, मैग्नेटिक नेचर में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। स्पीसीज हमेशा कैसी हो जाएगी? ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। किसी के अंदर मान लो तुमको 11 इलेक्ट्रॉन दिख गया, 13 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 19 इलेक्ट्रॉन, ये आपको अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख गया तो याद रखना, अगर इतने इलेक्ट्रॉन दिख गए तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑलवेज रिमेंबर बेटा, ऑलवेज रिमेंबर कि B2O2 और S2 को छोड़ देना। B2O2 और S2, B2O2 और S2, अगर हम बात करें B2O2 और S2, इनको छोड़ देना। दे आर पैरामैग्नेटिक, दे आर पैरामैग्नेटिक। ये कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अगर हम बात करें रेस्ट जितने होंगे वो कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे कई सारे सवाल यहीं पे करवा लेता हूं। मान लो मुझे क्वेश्चन देता है F2, फ्लोरीन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन, 18 कैसा नंबर है? तो सर ये नंबर कैसा है आपका? तो ये है इवन नंबर। कैसा हो जाएगा ये? डायामैग्नेटिक। ठीक है, इवन में केवल इनको छोड़ देना है। एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, एक्सेप्ट दिस, ऑल आर व्हाट? ऑल आर रेस्ट आर, ऑल रेस्ट आर डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब सुनो दूसरा सवाल। मान लो मैंने कहा O2 का मतलब क्या हो गया? O2 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। देख के नंबर इवन लग रहा है, लेकिन याद रखना ये कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला सवाल O2 प्लस दे दिया। O2 प्लस का मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, 15 ऑड नंबर है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक। अगला सवाल O2 प्लस 2 दे दिया, इसका मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, और अब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए याद रखना कि ये कैसा हो जाता है? अब ये होता है डायामैग्नेटिक। याद रखना O2 का खानदान नहीं पैरामैग्नेटिक है, सिर्फ O2 पैरामैग्नेटिक है बेटा, O2 का पूरा खानदान नहीं है। O2 प्लस दे, O2 प्लस 2 दे तो उसमें इलेक्ट्रॉन देख के तुम्हें चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर O2 देता है तो O2 कैसा होता है? बोलो जल्दी। O2 होता है पैरामैग्नेटिक। अब सुन लो एक और बात, उसके बाद एमओटी खत्म हो जाएगी। क्या बात है इंपॉर्टेंट, वो सुन लो बच्चा। अगर मैं तुमसे बात करता हूं, सुनना जरा गौर से, यहां पे मैं तुमसे अगर बात करता हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर 2-4 बातें आपको जो ध्यान रखने वाली होती हैं, वो क्या ध्यान रखने वाली होती हैं? वो ये ध्यान रखने वाली होती हैं कि भाई मेरे B2 होता है ना, तो B2 के अंदर एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड, और वो भी पाई, एक ही बॉन्ड और वो भी पाई, और वो भी पाई, वो भी क्या होता है? वो भी पाई बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें C2 के अंदर दो ही बॉन्ड और दोनों पाई, और दोनों पाई होते हैं, और दोनों पाई होते हैं, और दोनों पाई होते हैं, और दोनों पाई होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें B2 हुआ, O2 हुआ और S2 हुआ, ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो He2 डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, He2 डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, He2 एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं भाई, आगे आते हैं, आगे आते हैं। आगे अगर हम बात करें तो यस, ये था आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, ये था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट मैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख देता हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पॉइंट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन ले लेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने किया बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में अपना मेजर पोर्शन खत्म हो चुका है।
H बॉन्डिंग जो है और FY, ये जो H बॉन्डिंग है ये नेक्स्ट टर्न पे अपन ले लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे। अगली क्लास जो है वो 11 अप्रैल को है, 11 अप्रैल को, क्योंकि अब इसके बाद वाली जो रहेगी उसमें थ्योरेटिकल आपको बहुत ज्यादा नहीं बताना है, उसमें क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। तो ये मत कहो कि क्वेश्चन कहां पे, देखो मैंने जहां पे क्वेश्चन रिक्वायर्ड था वहां क्वेश्चन कराया है, जहां मुझे पता है कि एनसीईआरटी से शॉर्ट सवाल बन सकते हैं वहां मैं एनसीईआरटी से कराऊंगा। आप समझो, आप जब एंड में जाओगे प्रिपेयर होके अपने सवाल को, अब टेस्ट सीरीज लगाओगे, देन यू विल कम टू नो कि आपके कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको नहीं पता थे और वो मास्टर ने यहां पे क्लियर किए हैं। बेटा मैं तुझे कितनी बार सेम सिलेबस पढ़ाता रहूंगा, जा देख वाईटी पे पढ़ा रखा है यार, स्मार्ट वन शॉट के अंदर पढ़ लेना बेटा, वहां से तू पढ़ सकता है। मुझे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तेरी वो गलतियां दूर करनी है जो तुझे नहीं पता है, जो तुझे एनसीईआरटी से फंसाया जा सकता है, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि तुमको सबसे बेस्ट, मतलब कहा जाता है ना कि बेस्ट कंटेंट दिया जाए, प्रीमियम, जो तुम्हारी ना, जो एनसीईआरटी के अंदर मुझे पता है एमओटी सबको निकालना आता है, एमओटी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर सबको आता है, मैग्नेटिक नेचर सबको निकालना आता है, लेकिन वो जो प्रॉपर सिमेट्री और प्रॉपर ओरिएंटेशन वाली बात थी, वो जो नॉमेनक्लेचर वाली बात थी, वो बच्चों को नहीं पता होती है, वो बताना मेरा काम है और वो बताने ही इस टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, कल मिलते हैं, कल नहीं आई मीन 11 अप्रैल को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे नोट्स वगैरह जो होंगे ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल बोले तो किसके टेलीग्राम चैनल पे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी के पास नहीं है टेलीग्राम या नहीं मिल रहा है तो आप मुझे इस पे मैसेज कर दीजिएगा 9118641117 कि सर टेलीग्राम लिंक दे दो, टेलीग्राम आईडी दे दो, है ना। तो टेलीग्राम आईडी पे आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ये सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास की जो अपडेट है बेटा वो भी आपको यहां पे अपडेट होती रहती है। नेक्स्ट क्लास है 11 अप्रैल को, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मेरे भाई 11th अप्रैल को। कहां पे होगी? 11th अप्रैल को, ठीक है, 11th अप्रैल को होगी, ठीक है। और उसके अंदर हम 2 मेजर चैप्टर करने वाले हैं, 2 मेजर चैप्टर, 2 मेजर चैप्टर मेरी कोशिश रहेगी 2 मेजर चैप्टर आपके निपटा दिए जाए। एक तो सॉल्ट एनालिसिस, और एक आपका बेटा जी डी एंड एफ ब्लॉक, एक डी एंड एफ ब्लॉक। ये 2 चैप्टर निपटाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू वेरी मच, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय। कमेंट सेक्शन के अंदर, यहां पे नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, क्योंकि वही एकमात्र मेरे पास एनर्जी का सोर्स होता है जिसको देख के मैं मोटिवेट होता हूं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ठीक है।